हेलो बच्चों, बेटा अपन है ना ये ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड है ना NR नारायण मूर्ति साहब की जो बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। इसके इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे अपन। तो अपना छठा एपिसोड अपन आज पढ़ेंगे। आई डू नॉट नो ऑफ एनी कम्युनिटी। मैं किसी भी एक ऐसे समुदाय के बारे में नहीं जानता। एक कंपनी किसी कंपनी के बारे में, एन इंस्टीट्यूशन एक संस्था के बारे में, और ए नेशन एक ऐसे राष्ट्र के बारे में। तो मैं किसी ऐसे समुदाय जिसमें कोई कंपनी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है या एक राष्ट्र हो सकता है, मैं ऐसे उसको नहीं जानता। दैट हैज़ अचीव्ड सक्सेस, जिसने की सफलता प्राप्त की हो, विदाउट ए लॉन्ग जर्नी ऑफ एस्पिरेशन, बिना आकांक्षाओं की, महत्वाकांक्षाओं की एक लंबी यात्रा के, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के, कमिटमेंट किसी कार्य के प्रति जो हमारा कमिटमेंट होता है, फोकस है ना, ध्यान केंद्रित करना, होप आशा, कॉन्फिडेंस विश्वास, ह्यूमिलिटी है ना विनम्रता, एंड सैक्रिफाइस और बलिदान। तो लेखक कह रहे हैं कि बिना एस्पिरेशन के है ना, एक बिना लंबी यात्रा, किसकी लंबी यात्रा? एस्पिरेशन की, महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, हार्ड वर्क की, कमिटमेंट किसी कार्य के प्रति हमारा जो कमिटमेंट होता है ना, फोकस, ठीक है ना, होप, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस, इनके बिना कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी समुदाय, राष्ट्र मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने सफलता प्राप्त की हो। टू रैली पीपुल टू कमिट टू सच ए रिजीम है ना, रैली का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना है ना। टू रैली पीपुल, लोगों को इकट्ठा करना, असेंबल करना, ठीक है ना। टू रैली पीपुल टू कमिट टू सच ए रिजीम, कि वो इस तरह की मुहिम के प्रति कमिटमेंट हो जाए उनके अंदर है ना, उनमें एक श्रद्धा पैदा हो जाए। दैट इज़ ग्रुएलिंग, जो कि ग्रुएलिंग है, टायरिंग है, थकाने वाला है, यट रिवार्डिंग इन द एंड, लेकिन वो अंत में कैसा है? रिवार्ड देने वाला है। अंत में जो परिणाम होगा उसका वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा। तो उसके लिए रिक्वायर्स ग्रेट लीडर्स है ना, महान नेतृत्वकर्ताओं की हमें आवश्यकता होती है। चेंज एजेंट्स, महान लीडर्स की, जो कि एक तरह से चेंज एजेंट्स होते हैं, परिवर्तन लाने के वाहक बनते हैं। हु हैव द करेज टू ड्रीम बिग, जिनके अंदर करेज होता है कि वो बड़े सपने देख सकें, बड़े सपने देखने का उनके अंदर साहस होता है। एंड स्टैंड अप फॉर देयर बिलीव्स, जो अपनी जो मान्यताएं हैं उनके लिए वो खड़े हो सकें कि हाँ, मैं ये मान्यता है मेरी और इसमें आपके लिए ये फ़ायदे होने वाले हैं। हु हैव द पावर ऑफ क्रिएटिंग ए ग्रांड विजन, जिनके अंदर एक शक्ति होती है एक विशाल दृष्टिकोण को विकसित करने की। एंड हु कैन आर्टिकुलेट दैट विजन टू ए लार्ज मास ऑफ फॉलोअर्स है ना, और उनके अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए कि उन्होंने जो विज़न देखा है, जो सपना देखा है, जो दृष्टिकोण जो है उनका, उसे वो एक जनता के विशाल समूह के सामने प्रस्तुत भी कर सकें। तो ये उनके अंदर ये क्षमताएं होनी चाहिए। दीज लीडर्स हैव टू क्रिएट ट्रस्ट इन देयर फॉलोअर्स थ्रू लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। तो इन जो नेतृत्वकर्ताओं को, इन लीडर्स को हैव टू क्रिएट ट्रस्ट इन द फॉलोअर्स, कि जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके अंदर वो विश्वास पैदा करना होगा उनको। किसके द्वारा? थ्रू लीडरशिप बाय एग्जाम्पल है ना, उदाहरण प्रस्तुत करके है ना, लीडरशिप का स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें फॉलो, जो अपने फॉलोअर्स हैं है ना, अनुसरण करने वाले हैं, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा करना होगा। इंस्टिल होप, उनमें आशा जगानी होगी। एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास जगाना होगा उनके अंदर अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। मेक देम फील एंथुजियास्टिक एंड प्राउड अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ द जर्नी है ना, उन्हें उत्साही महसूस कराना होगा और गर्व महसूस कराना होगा कि वो एक इस विशाल यात्रा का है ना, इस महान यात्रा का क्या है, वो एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। एंड कन्वर्ट, और इसे बदलना होगा, कन्वर्ट दैट विज़न,
कन्वर्ट दैट विजन इनटू रियलिटी, उस जो सपना देखा है उसे वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा थ्रू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा, एंड एक्सलेंस एंड एग्जीक्यूशन, और हार्ड वर्क और उस जो विज़न है उसको, है ना, मूर्त रूप देने में उत्कृष्टता, है ना, यानी उसको इतने शानदार तरीके से हम एग्जीक्यूट करें, उस काम को इतने शानदार तरीके से पूरा करें, बहुत ही उत्कृष्टतापूर्वक, है ना, कठिन परिश्रम के द्वारा और उस उत्कृष्टतापूर्वक उस कार्य को पूरा करके। महात्मा गांधी, ली कुआन यू बेटा ये सिंगापुर के वो रहे हुए हैं राष्ट्रपति, बहुत लंबे समय तक 30 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे हुए हैं। अब्राहम लिंकन एंड बिल गेट्स आर ऑल गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्रेट पर्सनल लीडरशिप, है ना, कुछ इतनी शानदार लीडरशिप के ये कुछ लोग उदाहरण हैं। द अर्जेंट नीड ऑफ द डे, इस आज की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अति आवश्यकता जो है, इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सच लीडर्स टू इमर्ज इन लार्ज नंबर्स इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, एकेडेमिया एंड अदर एरियाज, है ना। तो आज के समय की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो यह है कि हम ऐसे लोगों को, है ना, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसाय का हो, है ना, एकेडेमिया, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना, अकादमिक जो होते हैं, है ना, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उन सब में हम ऐसे महान लीडर्स पैदा करें। इस चीज़ की आज एक ऐसा वातावरण पैदा करने की आज हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, टुडे, आज, देयर इज़ ए पॉसिटी का मतलब होता है कमी, है ना, ऑफ ट्रस्टवर्दी लीडर्स, है ना, इस तरह के भरोसेमंद नेतृत्वकर्ताओं की, है ना, लीडर्स की आज बहुत ज़्यादा कमी हो गई है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों में, वेयर देयर इज़ ए ह्यूज नीड फॉर देम, जहाँ की उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहीं क्या देखी जा रही है, इनकी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। लाइकवाइज इसी तरह है, इन दीज डेज ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ फेथ इन लीडरशिप, इन दिनों जबकि पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है ना, ऑन वॉल स्ट्रीट एज वेल एज ऑन मेन स्ट्रीट, ये बेटा क्या है, अमेरिका के शेयर बाज़ार के वो हैं, ये हब हैं, है ना, वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट। देखो वॉल स्ट्रीट में W और S बड़ा आ रहा है, मेन स्ट्रीट में M और S, तो ये क्या है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक मार्केट जो होता है, उनके शेयर बाज़ार, इस तरह के मार्केट की क्या है, ये ऑफिसेज हैं बड़े बड़े वहाँ पे अमेरिका के अंदर, उस जगह का नाम है ये। तो वहाँ इन जो व्यवस्थाएं हैं, इनके अंदर जनता का भरोसा क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो ऐसे समय में इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है फॉर बिजनेस लीडर्स, है ना, जो व्यावसायिक नेतृत्व हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, टू रीडेडिकेट देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को पुनः, है ना, इस काम में लगा दें, रीडेडिकेट कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें पूरी तरह से, टू द टास्क ऑफ अर्निंग बैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटी, जिससे कि उन समुदाय के अंदर, समाज के अंदर, इन संस्थाओं में दोबारा से लोगों के अंदर क्या पैदा हो सके, विश्वास पैदा हो सके। तो इस चीज़ के लिए उन्हें दोबारा से अपने आप को इस काम में रीडेडिकेट करना होगा, दोबारा से अपने आप को इस कार्य के प्रति लगाना होगा। These are the themes of my Bloomberg lecture, है ना, मैंने एक ब्लूमबर्ग में लेक्चर दिया था, एंड माई पीस ऑन लीडरशिप इन बिजनेस टुडे, और मैंने बिजनेस टुडे के अंदर जो एक अपना लीडरशिप के ऊपर भाषण दिया था, उनकी इन दोनों जो स्पीचेज हैं उनकी यही थीम है जो मैंने ऊपर इसमें बताई है। द लास्ट 10 years have indeed tarnished the image of corporate leaders like never before, पिछले 10 वर्षों में वास्तव में टार्निश का मतलब होता है बहुत कम कर देना, इमेज ऑफ कॉरपोरेट लीडरशिप, है ना, जो व्यावसायिक नेतृत्व है ना, उसकी
जो इमेज है उसको क्या कर दिया है, धूमिल कर दिया है, उसकी इमेज को गिरा दिया है पिछले 10 वर्षों में। और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, लाइक नेवर बिफोर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पिछले 10 वर्षों में इस कॉरपोरेट लीडर्स की जो इमेज है, जो छवि है, वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई है। लोगों का उनके ऊपर से विश्वास उठने लगा है। द एक्शंस ऑफ एनरॉन, वर्ल्डकॉम, Paramount and a host of other companies across the globe, as well as the present one in India, have relegated the chief executive officers CEOs to the lowest rank among the trustworthy professionals. The actions of Enron, देखो ये सब कैपिटल नाम है तो ये कंपनियों के नाम हैं, है ना, जो कार्य किए हैं एनरॉन ने, वर्ल्डकॉम ने, है ना, पैरमलट एंड और एक बहुत सारे होस्ट ऑफ अदर कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, है ना, इस पूरे संसार में बहुत सारी अन्य भी नाम हैं, जिन अन्य भी नाम इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ एज वेल एज इसके साथ साथ द रिसेंट वन इन इंडिया, भारत में भी एक कंपनी ने, है ना, हैव रेलेगेटेड, है ना, रेलेगेट का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत नीचा दर्जा देना, है ना, रेलेगेटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स CEOs टू द लोएस्ट रैंक, कि आज तक के जितने भी CEOs हुए हैं उनमें से इनको क्या दी जा रही है, सबसे घटिया रैंकिंग दी जा रही है ना। तो अर्थात उन्होंने खुद ने अपना विश्वास क्या कर दिया, खो दिया है, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अमॉन्ग द ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल्स, है ना, भरोसेमंद व्यावसायिक कर्मियों के मध्य, है ना। तो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा भरोसा होता था, तो इन लोगों ने, है ना, कुछ इस तरह के, इन कंपनियों ने कुछ इस तरह के गलत काम किए कि इनके ऊपर से लोगों का, समाज का विश्वास क्या हो गया, उठ गया। नो अमाउंट ऑफ रूल बेस्ड गवर्नेंस प्रेस्क्रिप्शंस विल इन्हांस द एथिकल बिहेवियर ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स, है ना। अब इसके लिए चाहे कैसे भी नियम कानून बना लें हम, है ना, तो नियम कानूनों से ही, मात्र नियम कानूनों से ही इनकी जो ग्लोरी है ना, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए क्या है बेटा, इनको खुद को, है ना, अपने अंदर नैतिक जो वो है, नैतिकता, उसको अपने अंदर बढ़ावा देना होगा। तो लेखक कह रहे हैं नो अमाउंट ऑफ रूल बेस्ड गवर्नेंस प्रेस्क्रिप्शंस, है ना, सरकार के द्वारा कोई जो नियम कानून बना दिए जाएं, प्रेस्क्रिप्शन दे दिए जाएं इनको, है ना, ये नियमावली है ना, इसको आपको पालन करना होगा, तो ऐसा कोई भी उपक्रम, ऐसा कोई भी कार्य विल इन्हांस द एथिकल बिहेवियर ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स, तो इन व्यावसायिक जो नेतृत्व करता है, इनके नैतिक जो व्यवहार है उसको वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। वॉट इज़ नीडेड, क्या चीज़ आवश्यक है, ए चेंज ऑफ वैल्यूज़ अमॉन्ग कॉर्पोरेट लीडर्स, है ना। वॉट इज नीडेड आर ए चेंज ऑफ वैल्यूज अमॉन्ग कॉर्पोरेट लीडर्स, कि इन व्यावसायिक जो नेतृत्व करता हैं, है ना, इनके मध्य किसका बदलाव हो, जो उनके मूल्य हैं, है ना, यानी जो पैसे को ही, ये इनके इन प्रकार पैसे कमाने को ही जिन्होंने अपना उद्देश्य बना रखा है, तो उस उद्देश्य को वो क्या करें, चेंज करें। क्रिएटिंग ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, और वो इस तरह के सिद्धांतों और नियमावली को उत्पन्न करें, उसको बनाएं, दैट विल अट्रैक्ट एंड एम्पावर हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स, जो कि आकर्षित करे और समृद्ध करे अच्छी गुणवत्ता वाले, है ना, व्यक्ति विशेषों को, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, है ना, इन संस्थानों के, है ना, स्वतंत्र निदेशकों की तरह, है ना, अच्छे लोग इन व्यवसायों में आ सकें। ए सेट ऑफ सिस्टम्स, एक तंत्र जो होता है उसका एक सेट तैयार किया जाए, प्रोसेसेस, विधियों का, एंड इंसेंटिव्स, और उनको क्या दिए जाएं, इंसेंटिव्स दिए जाएं, है ना। कोई काम करता है और उसके बदले में उसको कुछ रिवार्ड मिलता है, कुछ इनाम मिलता है, तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं। एंड इंसेंटिव्स दैट विल इन्हांस फेयरनेस, जो कि किस में वृद्धि करेगा, इन्हांस का मतलब वृद्धि करना, किस में, फेयरनेस में, है ना, बिल्कुल साफ सुथरापन जो होता है, फेयरनेस, है ना, कोई जो है ना वो नहीं, लाग लपेट नहीं, है ना, जो कुछ है वो सब सामने है, फेयर है बिल्कुल।
ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाना, है ना, इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस, इन संस्थानों के प्रबंधन में। एंड एन एनवायरनमेंट, और हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा दैट मेजर्स सक्सेस ऑफ कॉरपोरेट लीडर्स, है ना, जो कि इन व्यावसायिक संस्थानों की जो सक्सेस है उसको मापे। किस रूप में मापे? बाई नॉट जस्ट हाउ मच मनी दे मेक, सिर्फ इससे नहीं मापे उसकी उनकी सफलता को, वो कितना पैसा बना रहे हैं, बल्कि किससे मापे हम उनकी सफलता को? बट बाई हाउ मच रिस्पेक्ट दे रिसीव विद इन देयर ओन कॉरपोरेशंस एंड कम्युनिटीज़, बल्कि उनकी सफलता को हम इससे मापें कि वो अपने संस्थानों के अंदर, खुद के कॉरपोरेशंस के अंदर और समुदाय के अंदर, समाज के अंदर उनको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। इस चीज़ के ऊपर उनकी सफलता को मापा, इस पैमाने पर उनकी सफलता को मापा जाए। These are the themes of my रॉबर्ट मैक्सन, है ना, ये रॉबर्ट मैक्सन, CD देशमुख एंड रंगनाथन लेक्चर्स ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर ये 3 लेक्चर्स जो दिए हैं सर ने, नारायण मूर्ति सर ने, उनकी ये भूमिका है, उनका ये मजमून है। पब्लिक गवर्नेंस, सार्वजनिक जो गवर्नेंस है, नियंत्रण है ना, इन इमर्जिंग कंट्रीज is another topic that has received tremendous attention in recent times, है ना। पब्लिक गवर्नेंस, है ना, कि जन सुविधाएं जो हैं, है ना, जो सरकारी जो सिस्टम है उसका नियंत्रण, उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए, है ना। विकासशील देशों में, इमर्जिंग कंट्रीज जो कि क्या हो रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, उन देशों में इज़ अनदर टॉपिक, ये एक दूसरा विषय है जो कि बहुत ज़्यादा इसने अटेंशन खींचा है इस विषय ने वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में इस के ऊपर, पब्लिक गवर्नेंस के ऊपर, कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को अच्छा जीवन उपलब्ध कराया जाए पब्लिक गवर्नेंस के द्वारा, किस तरह से उनको कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन करके, तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। करप्शन, है ना, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद। इनका मतलब कि भाई मैं बड़े बड़े पदों पर मेरे ही भाई भतीजों को लगा लूँ। अपैथी, उदासीनता, एक कॉलोनियल माइंडसेट, है ना, उपनिवेशवादी विचारधारा, है ना, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने भाई अपने खुद को ही खुद समझते थे, बाकी नीचे लोगों को बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, इसकी जो कमी है वो। एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स, और जो कोई काम व्यक्ति करता है उसको उतना वो नहीं मिले, रिवार्ड उसको नहीं मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ इंसेंटिव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की कमी की वजह से हैव रैक्ड हैवोक ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, है ना, इसने एक तरह से बड़ा कहर ढा दिया है ना। रैक्ड हैवोक का मतलब क्या होता है? इसने एक तरह से कहर ढा दिया है ना, बड़ी परेशानी उत्पन्न कर दी है ना, सिस्टम को पूरा बिगाड़ दिया है। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, जो सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनको पूरा करने में भारत के अंदर, है ना। तो इस लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारत में, है ना, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स का मतलब बेटा जैसे कोई बहुत बड़ा पुल बनना है, कोई बहुत बड़ी परियोजना बननी है, सरकारी जो परियोजनाएं होती हैं, है ना, ठीक है ना, उनको पूरा करने में ये चीज़ें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? करप्शन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, है ना, अपैथी, उदासीनता, एक कॉलोनियल माइंडसेट, उपनिवेशवादी मानसिकता अभी भी, है ना। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपने से नीचे वाले उनको क्या सोचते हैं? बहुत ही घटिया किस्म का इंसान समझते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स, है ना। लैक ऑफ इंसेंटिव्स का मतलब क्या बेटा? कि यहाँ पे
गधा घोड़ा सब बराबर हैं, अच्छा काम कर रहा है वो भी वही है, और जो नहीं कर रहा हरामखोरी कर रहा है वो भी, तो उसको भी उतना ही तनख्वाह मिल रही है। सरकार में सिस्टम ऐसा है ही ना, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हमारी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो सार्वजनिक परियोजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनको पूरा कराने में इन चीज़ों ने क्या कर दिया है, रैक हैवॉक, उन्होंने गजब ढा दिया है, कहर ढा दिया है, इस सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर दिया है, गड़बड़ा दिया है। इट इज़ नेसेसरी टू डिज़ाइन न्यू मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस, अतः ये आवश्यक है कि हम, है ना, गवर्नेंस, नियंत्रण, ठीक है ना, के नए मॉडल्स तैयार करें, दैट विल अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, जो कि बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करे, अच्छे अच्छे लोग इस सिस्टम में आएँ, प्रोवाइड इंसेंटिव्स, उनको हम इंसेंटिव्स दें, है ना, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड दें, है ना, उसको इनाम दें किसी चीज़ का। ब्रिंग इन फेयरनेस, हमें फेयरनेस लानी होगी। फेयरनेस का मतलब जो कुछ है बिल्कुल साफ़ सुथरा है ना, कोई किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, पारदर्शिता है, एंड अकाउंटेबिलिटी, और उत्तरदायित्व है, ठीक है ना, जिम्मेदारी है, एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट, और इस विकास को क्या किया जा सकता है, तीव्र गति दी जा सकती है। इन इमर्जिंग कंट्रीज़, है ना, उभरते हुए देशों में, जैसे कि भारत, तो भारत जैसे उभरते हुए देशों में, है ना, एक नए मॉडल को, गवर्नेंस के मॉडल को, है ना, सरकारी सिस्टम को दुरुस्त तरीके से, चुस्त दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए एक नए सिस्टम को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, जो कि क्या कर सके, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके, है ना। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, जो लोग अच्छा करते हैं उनको इंसेंटिव दे सके। ब्रिंग इन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना, और जो फेयरनेस, साफ सुथरापन, है ना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी को सिस्टम में ला सके, और जो विकास है उसकी गति को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। कैसे, भारत जैसे विकास की ओर अग्रसर देशों में। इट इज़ द थीम ऑफ माई JRD टाटा लेक्चर ऑन पब्लिक गवर्नेंस। तो JRD टाटा लेक्चर दिया था सर ने पब्लिक गवर्नेंस के ऊपर, है ना, सार्वजनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा, ऐसे समझो आप कि कोई भी चीज़ हम काम कराते हैं तो एक सिस्टम काम करता ही नहीं करता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट जैसे होता है, व्यवस्था, प्रबंधन, ठीक है ना, उसको गवर्नेंस बोलते हैं। तभी तो देखो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, गवर्नेंस करती है ना, व्यवस्था करना सब चीज़ों को। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ ए कंपनीज सक्सेस इज इट्स longevity. The best index of a company's success is its long life. Longevity का मतलब क्या होता है, longevity, long life, कि अगर इसका मतलब कहने का ये है कि बेटा अगर कोई कंपनी लंबे समय तक चल रही है ना, इसका मतलब वो क्या है, सफल है ना। और कई ऐसी होती है ना कि 2 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, है ना, एकदम तेजी से ऊपर उठेंगी और फिर धड़ाम से क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, ठीक है ना। तो द बेस्ट इंडेक्स ऑफ ए कंपनी सक्सेस इज इट्स लॉन्गेविटी, है ना, कि किसी कंपनी की सफलता का जो सबसे अच्छा पैमाना है वो क्या है, उसकी लॉन्ग लाइफ है। Such longevity comes from living in harmony with the context, the society, है ना। और ये लॉन्ग लाइफ जो है वो कैसे आती है, ये कब आती है, ये तब आती है जब वो कंपनी, वो फर्म समाज के साथ, है ना, कैसे रहती है, हार्मनी विद द कंटेक्स्ट, है ना, समाज के साथ समरसता पूर्वक, यानी जब उसका उद्देश्य समाज की भलाई होता है तब वो लंबे समय तक के लिए टिक पाती है। सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स कस्टमर्स, समाज के अंदर कौन कौन होते हैं, सोसाइटी हमको क्या देती है, उस कंपनी को क्या देती है, बताओ। देखो, सोसाइटी उस कंपनी को क्या देती है, कस्टमर्स देती है, एम्प्लॉयज़ देती है, एंड द इन्वेस्टर्स, और निवेशक देती है जो कि पैसा लगाते हैं। फॉर ए कॉरपोरेशन, एक कॉरपोरेशन के लिए, एक कंपनी के लिए समाज कौन कौन देता है, कस्टमर्स देता है, एम्प्लॉयज़ देता है और निवेशक देता है। तो इसलिए समाज की भलाई
को तो दृष्टिकोण में रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर उसी को ही रखना पड़ेगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉलिटिशियंस, समाज ही क्या देता है, पॉलिटिशियंस देता है, ब्यूरोक्रेट्स देता है, प्रशासक देता है, हु फ्रेम पॉलिसीज़, जो कि नियम बनाते हैं, है ना। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, ठीक है ना। दैट इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए कॉरपोरेशन, और वही क्या करते हैं, उस कॉरपोरेशन की, उस कंपनी की, है ना, सफलता और असफलता को प्रभावित करते हैं। तो देखो बेटा, समाज से एक कंपनी को, है ना, एक फर्म को, एक बहुत बड़ी जो संस्था है उसको कौन मिल रहे हैं, कंज्यूमर्स मिल रहे हैं, उससे उसको एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, उसी से उसको पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, उसी से उसको ब्यूरोक्रेट्स मिल रहे हैं, जो कि क्या बनाते हैं ना, उनके लिए नीति, है ना, निर्माण करते हैं, जो कि उनकी सफलता को और उनकी असफलता को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी तभी लंबे समय तक टिक सकती है जबकि उसका उद्देश्य समाज की क्या हो, भलाई हो। देयरफॉर सोसाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, है ना, समाज जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदार है। समाज एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है फॉर कॉरपोरेशंस, है ना, किनके लिए, संस्थानों के लिए, बिजनेस जो वो होते हैं, बिजनेस संस्थान होते हैं, व्यापारिक संस्थान होते हैं, उनके लिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ए कॉरपोरेशन, है ना, किसी व्यापारिक संस्थान की लंबे समय तक सफलता के लिए रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है, इट टू अर्न द गुडविल ऑफ सोसाइटी, कि वो समाज की क्या अर्न करे, गुडविल अर्न करे, समाज का वो भरोसा जीते, बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुनो, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ए कॉरपोरेशन, है ना, किसी व्यापारिक संस्थान की लंबे समय तक जो सफलता होती है, रिक्वायर्स इट टू अर्न द गुडविल ऑफ सोसाइटी, है ना, उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है कि वो समाज की गुडविल, है ना, को अर्न करे, है ना, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि क्या दर्शा के, और कि वो उसे दर्शानी होगी उस व्यापारिक संस्थान को कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता उसे दर्शानी होगी। दिस नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिकम इवन मोर एसेंशियल इन दीज डेज ऑफ स्केप्टिसिज्म अबाउट कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद, और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है एक तरह से जैसे किसी के प्रति हमको विश्वास नहीं होता, उसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, संदेह, ऐसे मान लो आप, है ना। तो दिस नीड्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है किसी कॉरपोरेट संस्थान के अंदर, है ना, आज ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आज इसकी आवश्यकता क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है इन दिनों। किन दिनों में, जबकि स्केप्टिसिज्म अबाउट कैपिटलिज्म, है ना, जबकि आज पूंजीवाद के प्रति, पूंजीवाद को कैसे देखा जा रहा है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ऐसे केस में सामाजिक जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है कॉरपोरेट संस्थानों के लिए। The solution to raising trust in capitalism is to move towards compassionate capitalism। देखो बार बार यही कहते हैं वो, compassionate capitalism, यानी हमें कैसे पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, जो compassionate हो, है ना, सहृदयता हो, दूसरों के प्रति भावनाएं हो, है ना, सिर्फ अपना ही अपने भला का उद्देश्य, अपने अपने भले का उद्देश्य उसमें निहित न हो। The solution to raising trust in capitalism, है ना, पूंजीवाद में भरोसा बढ़ाने का जो सॉल्यूशन है उसका क्या उपाय है कि इज़ टू मूव टूवर्ड्स, कि हम आगे बढ़ें किसकी ओर, कंपैशनेट कैपिटलिज्म की ओर, है ना, एक ऐसे पूंजीवाद की ओर जिसमें हमारे अंदर क्या हो, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति सहृदयता हो, विच इज़, जो कि क्या है, कैपिटलिज्म विद फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टाइज्ड बाय लीडर्स
towards their stakeholders, customers, employees, vendor partners, the government of the land and society. ना द सॉल्यूशन ऑफ रेजिंग ट्रस्ट इन कैपिटलिज्म, है ना, लेखक कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद के अंदर ट्रस्ट है उसको बढ़ाने का समाधान यही है कि हम, है ना, सहृदयता पूर्वक जो पूंजीवाद है उसकी ओर आगे बढ़ें, जो कि क्या है, कैपिटलिज्म विद फेयरनेस है। एक ऐसा कैपिटलिज्म है, एक ऐसा पूंजीवाद है जहाँ फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, है ना। फेयरनेस का मतलब बिल्कुल साफ सुथरापन, ठीक है ना, कोई गड़बड़ झाला नहीं। ट्रांसपेरेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो, है ना, पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, जो कि प्रैक्टिस्ड बाय लीडर्स टूवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स, है ना, जो कि उस व्यापारिक संस्थान जो हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके द्वारा वो किसके प्रति प्रैक्टिस की जा रही हो, स्टेक होल्डर्स, जो भी उसके भागीदार हैं उस कॉरपोरेट बिजनेस के। और वो भागीदार कौन लोग हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर पार्टनर्स हैं। वेंडर पार्टनर्स का मतलब होता है जैसे एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो बेटा वो सारी चीज़ें खुद ही नहीं बनाती ना, है ना, उसके जो पार्ट्स होते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऐसे समझो आप एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में हज़ारों पार्ट्स लगते हैं, तो जैसे हीरो होंडा है तो वो सारे पार्ट्स खुद ही थोड़ी बनाती है, तो कुछ पार्ट्स किसी दूसरे से बनवाती है, कुछ पार्ट्स किसी दूसरे से लेती है वो, तो वो क्या हो गए, उसके वेंडर पार्टनर्स हो गए। उनके प्रति द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, है ना, एंड सोसाइटी, और जिस देश में वो व्यापारिक संस्थान है ना, उस देश की सरकार के प्रति, है ना, और समाज के प्रति, है ना, कैपिटलिज्म में क्या होना चाहिए, ये उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। दीज आर द थीम्स ऑफ माई लेक्चर्स, है ना, मेरे जो व्याख्यान हैं ऑन कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, व्यापारिक संस्थानों की समाज के प्रति जिम्मेदारी के बारे में जो मेरे लेक्चर्स हैं, है ना, एंड कंपैशनेट कैपिटलिज्म, और सहृदयता पूर्वक जो पूंजीवाद है उसमें उसके प्रति जो मेरे लेक्चर्स दिए गए हैं उनकी ये थीम है। फ्रांस ऑफ द 70s, 70 के दशक का जो फ्रांस था वॉज ए यूनिक कंट्री, वो अपने आप में एक विशेष देश था 70 के दशक में, क्योंकि लेखक वहाँ रहे हुए हैं ना बेटा, NR नारायण मूर्ति साहब 70 के दशक में कहाँ रहे हुए हैं, फ्रांस में रहे हुए हैं ये। तो फ्रांस ऑफ द 70s वाज ए यूनिक कंट्री, 70 के दशक का जो फ्रांस था वो अपने आप में एक विशेष देश था। इट वाज द ओनली वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री दैट हैड ए फ्लरिशिंग कम्युनिस्ट पार्टी, ये केवल यूरोप के अंदर एक अकेला देश ऐसा था ना, पश्चिम में एक अकेला देश ऐसा था, ऐसा विकसित देश था, दैट हैड ए फ्लरिशिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें कि फ्लरिशिंग, है ना, आगे बढ़ती हुई कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, चमकती हुई साम्यवादी पार्टी थी जो बहुत अच्छे तरह से फल फूल रही थी। माई स्टे इन पेरिस इन द 70s, 70 के दशक में जब मैं पेरिस में रहा था, वाज हाईली एजुकेशनल फॉर मी, नॉट जस्ट इन माई प्रोफेशन। तो मैं जो 70 के दशक में जब पेरिस में रहा था तो वहाँ पर मेरा जो ठहराव था वो न केवल मेरे लिए शिक्षा की दृष्टि से, है ना, वाज हाईली एजुकेशनल फॉर मी, नॉट जस्ट इन माई प्रोफेशन, ना सिर्फ मेरे व्यवसाय में शिक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा समय था। कंप्यूटर साइंस, मेरी शिक्षा क्या थी, कंप्यूटर साइंस पढ़ने की थी वहाँ, है ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए गए थे लेखक, बट ऑल्सो इन जनरेटिंग आइडियाज़ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ये लेखक कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पर अपना जो पढ़ाई थी कंप्यूटर साइंस की वो तो मैंने की ही, लेकिन साथ के साथ मुझे वहाँ पर किस चीज़ में, जनरेटिंग आइडियाज़ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किस तरह से हम समाज और आर्थिक विकास में के लिए नए नए आइडियाज़ को उत्पन्न कर सकें, तो ये चीज़ भी मुझे वहाँ पर सीखने को मिली। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू लॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, मुझे मौके मिले, अवसर मुझे मिले कि मैं बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से बात कर सका, पॉलिटिशियंस से, एंड फंक्शनरीज ऑफ द राइट, द सेंटर एंड द लेफ्ट, और कार्यकर्ताओं से। फंक्शनरीज का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ताओं से, चाहे वो कार्यकर्ता कैसे हों,
राइट, सेंटर और लेफ्ट। राइट, अब देखो बेटा इसका मतलब ये लेफ्ट का मतलब होता है साम्यवाद, कम्युनिस्ट जो होते हैं, जिनकी कम्युनिस्ट विचारधारा होती है ना। राइट किन को बोलते हैं? जिनकी पूंजीवादी विचारधारा होती है। तो अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? एक तो साम्यवादी विचारधारा हो गई कम्युनिज्म, और दूसरा क्या हो गया? कैपिटलिस्ट हो गई, पूंजीवादी विचारधारा हो गई। और सेंटर का मतलब जो आधे आधे, जो कुछ साम्यवाद में भी विश्वास रखते हैं और कुछ किस में रखते हैं? पूंजीवाद में भी जो विश्वास रखते हैं। आई स्टडीड, मैंने अध्ययन किया, ऑब्जर्व्ड, बहुत गहनतापूर्वक देखा, कलेक्टेड डेटा, है ना, आंकड़े इकट्ठे किए मैंने, कलेक्टेड डेटा, आंकड़े इकट्ठे किए, एंड ड्रू सम कंक्लूजन्स, और मैं कुछ निर्णयों पर पहुंचा, ऑन द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें आर्थिक विकास के लिए किन महत्वपूर्ण उपकरणों की आवश्यकता होती है ना, किन महत्वपूर्ण चीज़ों की मुझे आवश्यकता होती है। तो मैं इन सारी चीज़ों के द्वारा उन चीज़ों तक पहुंचा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अलाइविएशन ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, है ना, और जिससे कि आर्थिक उन्नति की जा सके और इस संसार से किसको हटाया जा सके? अलाइविएशन का मतलब क्या होता है? हटाना, जिससे कि संसार को, गरीबी को हटाया जा सके। माई कंक्लूजन वाज दैट, मेरा जो कंक्लूजन था, है ना, मेरा जो सारांश था वो यह था, दैट द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज़ द क्रिएशन ऑफ जॉब्स, कि अगर हमें इस पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है, तो उसका सिर्फ एक उपाय है कि हम जॉब्स क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब्स को उत्पन्न करें विद गुड डिस्पोजेबल इनकम्स, जिनमें कि कैसी जॉब भी कैसे होनी चाहिए कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स हों, यानी उनके पास अच्छा खासा इनकम हो, जिससे कि वो उसको क्या कर सकते हो? खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम इनकम होगी तो उसको खर्च करने में भी दिक्कत रहेगी हमें, है ना। सच ए यानी आदमी बचत भी कर सकता है और आराम से खर्च भी कर सके। सच ए सॉल्यूशन रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योर्स, है ना, इस तरह के समाधान के लिए हमें किन की आवश्यकता है? एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, उद्यमियों की आवश्यकता है। हु कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू जॉब्स, जो कि विचारों को किस में कन्वर्ट कर सकें? जॉब्स में कन्वर्ट कर सकें और वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। जस्ट एज देयर आर ओनली ए फ्यू गुड सर्जन्स, जिस प्रकार से बहुत कम मात्रा में अच्छे सर्जन्स होते हैं, लेखक कह रहे हैं जिस प्रकार से कुछ ही होते हैं, फ्यू यानी बहुत कुछ, कम। जस्ट देयर आर ओनली ए फ्यू गुड सर्जन्स, जर्नलिस्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट्स, देयर विल ओनली बी ए फ्यू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो जिस तरह से गिने चुने क्या होते हैं? अच्छे सर्जन होते हैं, अच्छे पत्रकार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये डॉक्टर्स भी बहुत कम मात्रा में अच्छे होते हैं, एंड आर्टिस्ट, कलाकार भी जो उत्कृष्ट कोटि के कलाकार होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, वेरी फ्यू होते हैं। देयर विल ओनली बी ए फ्यू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो लेखक कह रहे हैं कि इसी प्रकार से, है ना, सफल उद्यमी भी कम मात्रा में ही होते हैं। दीज पीपुल आर ह्यूमन, ये लोग भी क्या होते हैं? मानव होते हैं, ये लोग भी सामाजिक प्राणी होते हैं, मानव होते हैं। एंड दे नीड इंसेंटिव्स टू सक्सीड जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो लेखक कह रहे हैं कि इनको भी इंसेंटिव्स की आवश्यकता है अन्य व्यक्तियों की तरह, है ना। जिस तरह से अन्य व्यक्तियों को समाज में प्रेज मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है, तो लेखक कह रहे हैं उसी प्रकार से इन एंटरप्रेन्योर्स को भी समाज के अंदर क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू क्रिएट जॉब्स। लेखक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जॉब्स क्रिएट करना। हाउएवर, फिर भी इट इज़ द, बल्कि इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, ये सरकारों की ये जिम्मेदारी है एवरीवेयर, हर जगह, टू क्रिएट ए फेयर, ट्रांसपेरेंट, स्पीडी एंड इंसेंटिवाइज्ड एनवायरनमेंट फॉर दीज एंटरप्रेन्योर्स टू सक्सीड, है ना। लेखक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी होगी तो भी सरकार अकेले नहीं कर सकती। तो सरकार क्या कर सकती है? एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकती है जिसमें क्या हो, है ना, उन उद्यमियों को आसानी से आगे बढ़ने का सुख सुविधाएं मिल रही हों। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एवरीवेयर टू क्रिएट ए फेयर, कि वो हर जगह एक बिल्कुल साफ सुथरा, है ना, पारदर्शी, स्पीडी, तुरंत चीज़ें हों, है ना,
तुरंत डिस्पोजल हो, एंड इंसेंटिवाइज्ड एनवायरनमेंट, और एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर उन लोगों के लिए क्या मिले, इंसेंटिव्स मिले, है ना, उनको तरक्की मिले, उनको सम्मान मिले, फॉर दीज एंटरप्रेन्योर्स टू सक्सीड, इन उद्यमियों को सफल होने के लिए। माई ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर, मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने जो देखा है और जो अनुभूति की है ना, कि जो सबसे बेस्ट आवश्यक चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, आवश्यक तत्व, जो सबसे मूलभूत बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं उद्यमिता के लिए, वो क्या हैं। एन आइडिया, एक ऐसा विचार, हुज वैल्यू टू द मार्केट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल सेंटेंस, है ना। लेखक बता रहे हैं कि भाई किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किन मूल चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, एक ऐसा विचार आता है, एन आइडिया हुज वैल्यू टू द मार्केट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल सेंटेंस, जिसकी कि उस विचार की जो वैल्यू है, उसका जो महत्व है, हमको उसको समाज के सामने सिर्फ क्या रख सकें, एक सेंटेंस में ही समाज को हम उसे बता सकें, वो बिल्कुल सिंपल हो, हर किसी को वो उसका उद्देश्य समझ में आ जाए। नॉट ए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वन, वो जो विचार है वो बहुत ज़्यादा जटिल और वैसा नहीं होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होना चाहिए। फिर और क्या चाहिए, फर्स्ट चीज़ तो आइडिया हो गई, दूसरा ए मार्केट, एक ऐसा मार्केट हो, है ना, दैट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द आइडिया एंड पे फॉर इट, है ना, एक ऐसा मार्केट चाहिए जो तैयार हो उस विचार को स्वीकार करने के लिए और उसे पे करने के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए, उसे खरीदने के लिए। ए टीम, और फिर तीसरी चीज़ क्या है, एक टीम चाहिए दैट ब्रिंग्स ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ स्किल्स, है ना, एक ऐसी टीम चाहिए जो आपस में, म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, आपस में, जो आपस में, ए टीम दैट ब्रिंग्स ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ स्किल्स, है ना, जो कि सब मिलकर एक बहुत ही शानदार, है ना, एक स्किल्स का सेट तैयार कर सके, है ना। स्किल्स का मतलब जो है ना, हुनर जो होते हैं, यानी एक दूसरे के हुनर को हम क्या कर सकें, तराश सकें, ऐसा एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टीम चाहिए। एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपीरियंस एंड विजडम टू रनिंग ए बिजनेस, है ना, एक्सपर्टाइज चाहिए, अनुभव चाहिए और विजडम चाहिए, बुद्धिमानी चाहिए टू रनिंग ए बिजनेस, है ना, एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस तरह की एक टीम चाहिए। एंड एंड्योरिंग वैल्यू सिस्टम, और एक इस तरह का नीति तंत्र होना चाहिए जो बहुत लंबे समय तक चल सके, सस्टेनेबल हो, एंड्योरिंग हो। एंड ऑफ कोर्स, और निस्संदेह, एंड ऑफ कोर्स, और क्या चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस, और वित्त भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें लेखक ने बताया कि ये किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमता के लिए ये मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं। आइडिया हो गया, ठीक है ना, और मार्केट हो गया, और एक टीम हो गई अच्छे लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की, और ऑफ कोर्स फाइनेंस भी हो गया इसमें। दीज फ्रेमवर्क्स एंड द स्टोरी ऑफ द जर्नी ऑफ माई एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये जो मूल विचारधारा है, ये जो मूल बातें हैं, एंड द स्टोरी ऑफ द जर्नी, और ये जो यात्रा है, इसकी जो कहानी है, ऑफ माई एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी उद्यमता की, फॉर्म द थीम ऑफ माई लेक्चर्स, ये मेरे जो लेक्चर दिया था मैंने वार्टन, है ना। अब ये वार्टन विदेश में है बेटा, देखो ये रहा वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, फिलाडेल्फिया में है। तो वार्टन में सर ने स्पीच दिया था, उसकी ये थीम थी। एंड एट द मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन, और मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन में जो सर ने स्पीच दिया था, उसकी ये थीम थी कि भाई एक एंटरप्रेन्योरशिप को सफल होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।